बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में खुश आमदीद कहती हूँ। तो जनाब, हम जब प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं ना, तो ये एक ऐसा इमोशन है लव, जो कि ह्यूमंस जो है इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ये कह लें कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट प्रोफाउंड किस्म का ये इमोशन है जो हम सब ह्यूमन बीइंग्स इसके साथ फेमिलियर हैं। लेकिन हम में से ना बहुत से लोग जो हैं अपने जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं, जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स होते हैं, लव को सिर्फ उन्हीं के साथ मंसूब कर रहे होते हैं, हालांकि इसका जो दायरा कार है वो बहुत ज़्यादा वसी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी इंसान स्टेबल रिलेशनशिप्स किस तरह से कायम कर सकता है, वो चाहे रोमांटिक रिलेशनशिप्स हों, आपका अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हो, आपका अपने दोस्तों के साथ रिलेशनशिप हो, एक्सटेंडेड फैमिली में रिलेशनशिप हो। हर वो इंसान जिसको अपने बचपन में, इन्फेंसी में एक अच्छी केयर, अच्छी प्रोटेक्शन, अच्छी वार्मथ मिली हो, ऐसे बच्चे जिनको घर से एतमाद मिला हो और उनकी ज़रूरियात को फौरी तौर पर एड्रेस किया जा रहा हो, सो वो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जब वो बड़े होते हैं सो वो अपने स्टेबल रिलेशनशिप्स जो हैं वो कायम कर सकें। बिकॉज़ होता क्या है कि हमारे यहाँ पर आजकल ये तो कॉमन प्रैक्टिस है कि माएँ जो हैं वो बच्चों की नीड्स को उस तरह से एड्रेस मोस्ट ऑफ देम नहीं कर रही होती, बिकॉज दे आर सो मच बिजी इनटू देयर फोन्स या अपनी पर्सनल लाइफ। सो जो बच्चों का वो टाइम है वो कभी भी निगलेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा आपसे खाना मांग रहा है सो उसको उसकी नीड को उसी टाइम पूरा करना, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उसको सोशल सपोर्ट देना, उस लोगों की जो रिकग्निशन है, उसे सोशल सर्कल है, वो बच्चों से करवाना। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर बच्चों को बचपन में ही ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं फ्रॉम देयर केयर टेकर्स, गार्डियंस, पेरेंट्स, कोई भी हो, सो वही बच्चे जो हैं वो बड़े होकर स्टेबल रिलेशनशिप्स कायम करते हैं। सो यस, मैसेज यही है कि अपने बच्चों को भरपूर वक्त दें, अच्छा वक्त दें, उनकी नीड्स को फौरी तौर पर एड्रेस करें। सो येस, अर्थ इज़ राउंड, ये तमाम चीज़ें आपको रिटर्न भी होती हैं और आपके बच्चे जो हैं वो बेहतर अंदाज में ज़िंदगी में ग्रो कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे और उनकी ओवरऑल जो इमोशनल वेल बीइंग होगी वो भी अच्छी होगी। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव अहेड और आज हम बात करना चाहेंगे मौसम पर। और लाहौर का मौसम ओवर द वीकेंड बहुत अच्छा रहा। अभी भी अगर हम देखें तो ये मई का महीना है, लेकिन जितनी गर्मी हर साल मई में होती है ना, और मई में जिस तरह से एसीज़ लगना स्टार्ट हो जाते हैं, अभी वो वाली सिचुएशन नहीं आई। जो घरों के निचले पोर्शंस हैं वो कंपैरेटिवली ठंडे हैं, जो ऊपर की मंजिलें होती हैं वहाँ पर ज़रा एसीज़ वगैरह का भी इस्तेमाल हो रहा है। वीकेंड पर मौसम इतना अच्छा था और मेरा इत्तेफाक हुआ अल्लाह चौक जौहर टाउन वाली रोड से गुजरने का, कोई अराउंड 1। सो वहाँ पर लिटरली लोग असल में इंजॉय कर रहे थे और वहाँ काफ़ी ज़्यादा ना कैफ़ेज़ वगैरह हैं। सो बहुत से लोग जो थे ना वो वहाँ पर मौजूद थे, आउटडोर्स कैफ़े में रश भी बहुत था और इन्जॉय कर रहे थे। सो लाहौर का मौसम था तो बहुत अच्छा, लेकिन आने वाले दिनों में कैसा रहेगा ये हमें बताएंगे मज़ीद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हाफिज़ महबूब। सो हाफिज़ महबूब, बताइएगा कैसा रहने वाला है मज़ीद लाहौर का मौसम? जी बिल्कुल, बात की जाए लाहौर शहर के मौसम की तो इस वक्त जो है वो लाहौर का दर्जा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का वो कहना है कि आज जो है लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा 34 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 44% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवाएँ जो हैं वो 26 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। मौसम बताने वालों का मज़ीद कहना है कि आज जो है वो दिन भर सूरज और बादलों के दरमियान जो है वो आग मिचौली का सिलसिला भी जारी रहेगा, जबकि आइंदा हफ्ते जो है वो बारिश का इम्कान नहीं है। रात के वक्त जो है वो गर्मी की शिद्दत काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, जबकि दिन के औकात में जो है वो गर्मी की शिद्दत जो है काफ़ी हद तक इजाफा होगा। कल भी जो है वो हल्के हल्के बादल जो है वो लाहौर शहर में छाएँगे, लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं है और आइंदा हफ्ते जो है वो लाहौर शहर में दर्जा हरारत जो है वो मज़ीद बढ़ेगा। जी बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच हाफिज़ महबूब, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रहे थे। और रात के औकात में खुनकी हमें बहरहाल देखने को मिलेगी, दिन जो है वो गर्म होंगे और इस हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इसी के साथ मजीद शो में आगे बढ़ेंगे। आज के करेंसी रेट्स अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी। आगाज़ करेंगे यूएस डॉलर से, जो आज आपको मिल सकेगा मार्केट से 285.5 में, यूरो 314, ब्रिटिश पाउंड 358, यूएई दिरहम 77.4, इसके साथ साथ सऊदी रियाल 75.5,
कवेती दिनार आपको मिल सकेगा 926.72, कैनेडियन डॉलर 211, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 189 एंड ओमानी रियाल 737.24 में। वेजिटेबल रेट्स की तरफ हम आएंगे और 64 रुपीज़ पर केजी में आज आपको मिल सकेगा क्यूकम्बर, इसके साथ साथ आलू आज आपको मिल सकेंगे 68 रुपीज़, सब्स मिर्च 100 रुपीज़, मूली आपको मिल सकेगी 30 रुपीज़, 57 रुपीज़ में प्याज, गाजर जो है वो 60 रुपीज़, टमाटर जो है वो आपको मिल सकेगा 37, गोभी 30 एंड करेला 90 रुपीज़ पर केजी में आज आपको मार्केट से मिल सकेगा। इसके साथ साथ मजीद शो में आगे बढ़ेंगे, फ्रूट रेट्स की तरफ आएंगे। सेब 335, इसके साथ साथ खजूर जो है वो 440 और तरबूज आपको मिल सकेगा 27 रुपीज़, फालसा 165, केला जो है वो 365 पर डज़न, पपीता जो है वो 210 और इसके साथ साथ खरबूजा जो है वो आपको 65 रुपीज़ में मिल सकेगा। मजीद आगे बढ़ेंगे, ब्रायलर रेट की तरफ आएंगे। जिंदा ब्रायलर 391, ब्रायलर गोश्त जो है वो 587, अंडा फामी जो है वो 280 रुपये दर्जन में आज आपको मार्केट से मिल सकेंगे। इसी के साथ साथ मजीद शो में आगे बढ़ेंगे, टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे और टॉप स्टोरीज़ में सबसे पहले एक अजीबो गरीब किस्म की स्टोरी है और बेसिकली इट वाज अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो कि OLX के प्लेटफॉर्म से एक शख्स ने की और उसका ये कहना था कि मेरा जो बाप है वो बराए फ़रोख्त और 10,000 रुपये में आपको अवेलेबल है, किसी भी वक्त आकर आप अमाउंट पे करें और मेरे फादर को ले जाएं। सो आई डोंट नो और नोबडी नोज़ अबाउट इट कि क्या इसकी कोई लड़ाई हुई या इसने मजाक किया या ये किसी और के फादर की तस्वीर थी किसी और आदमी की और उसने मजाक में लगा दी। बट देखते ही देखते ये जो पिक्चर थी ये जंगल की आग की तरह ना फैल गई और उसके बाद खैर 2 घंटे के बाद विद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स उसको डिलीट कर दिया गया। लेकिन जो हमारे सोशल मीडिया सारिफीन होते हैं जो हर इस किस्म की स्टोरी और हर तरह की स्टोरी पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनकी नज़र में ये स्टोरी आ गई जनाब। और फिर कुछ कमेंट्स थे जिनमें एक कमेंट जो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मतलब फ़नी लगा और वो ये था जनाब कि गंदी औलाद प्रो मैक्स और अब्बा बराए फ़रोख्त, इस किस्म के जो चुटकुले थे वो लोग जो थे वो शेयर करते रहे सोशल मीडिया पर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की एंड एट द सेम टाइम बड़ी अनहोनी किस्म की एक ख़बर थी जो हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। मज़ीद अपने शो में आगे बढ़ेंगे। अगली स्टोरी ये है कि जो फ़ज़ाई सफ़र है इसको रिड्यूस करने के लिए पिछले 2 डेकेड से ना मुख्तलिफ़ कंपनीज़ बहुत काम कर रही हैं और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ इस हवाले से काम कर रही हैं कि जो सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोजन से चलने वाले जहाज़, इनको मुतारिफ़ करवाया जाए ताकि जो ट्रेवल टाइम है, लेट्स सपोज अगर जर्मनी से दुबई तक का है सो उसको रिड्यूस कर दिया जाए टू 90 मिनट्स जो कि ज़्यादा बनता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया से जर्मनी से ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी इसको भी तकरीबन 4.25 साढ़े 4 घंटे तक लाया जा सकता है। सो इस पर अब काम तेज़ी से जारी है और बेसिकली एंटी बॉम्ब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और एक बार फिर जो हाइपरसोनिक स्टार्टअप है वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है, काम कर रहा है। हाइड्रोजन से चलने वाले जहाज़ हैं उनको भी बनाया जाएगा। कुछ जो है वो 2021 से तकरीबन 2-3 जो थे वो बना लिए गए थे। अभी भी जो ड्रोन्स हैं और जो छोटे जहाज़ हैं उन पर काम किया जा रहा है और तकरीबन 5 टाइम्स इसकी जो रफ़्तार है वो आवाज़ की जो रफ़्तार होती है ना जो ट्रेवल करती है उससे भी ज़्यादा होगी और जो ट्रेवल टाइम है वो 1/4 रह जाएगा, यानी इतना रिड्यूस हो जाएगा। तो एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जिस पर काम जो है वो अब तेज़ हो चुका है टेक्नोलॉजी और बहरहाल ये जो आइडिया था ये थोड़ा पुराना है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, टाइगर 3 जो कि सलमान खान की आने वाली मूवी है और इसमें सलमान खान और शाहरुख खान के जो एक्शन सीन है उसके लिए 35 करोड़ रुपीस का तकरीबन सेट जो है वो लगाया गया है बिकॉज़ दोनों ही जो हैं वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं और इन दोनों को अगर एक ही फ्रेम में रखना हो तो जो फिल्म मेकर है ऑब्वियसली उसके लिए भी एक इम्तिहान होता है और उसने कुछ ना कुछ इन दोनों को जस्टिफाई करने के लिए ना और अच्छा दोनों को बैलेंस्ड दिखाने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ता है। सो येस, जो अब इस मूवी के जो टाइगर 3 है इसके जो फिल्म साज हैं आदित्य चोपड़ा वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और इसलिए काम कर रहे हैं कि ये जो सीन फिल्माया जाए सो बेसिकली ये कई नस्लों को ना याद रहे। सो इसके लिए बेसिकली काम जारी है। इससे पहले हमने देखा पठान मूवी, उसमें शाहरुख खान के साथ साथ सलमान खान का भी थोड़ा सा पोर्शन था, लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। OTT प्लेटफॉर्म्स पर पठान को बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली, बड़ा रिकॉर्ड बिजनेस भी किया गया। सो अब जो है कीपिंग इन माइंड ऑल द प्रीवियस सिनेरियो अब टाइगर 3 पर इस अंदाज में काम किया जा रहा है।
सो ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। वहाँ से पहले हम बात करेंगे फुलबेरी पर और इसकी अलामात क्या हैं और क्या ये मौरूसी बीमारी है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस अभी क्या क्या अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, जिसको NLP भी कहते हैं, रिश्तों के आपस के ताल्लुक को गहरा और मजबूत करने में कितनी जो है एक बेनिफिशियल टेक्निक बेसिकली साबित हो सकती है। इसके साथ साथ महकमा एंटी करप्शन में 2 माह के दौरान तहरीक इंसाफ के 20 से ज़ायद जो रहनुमा हैं, इनके खिलाफ इंक्वायरीज़ का आगाज़ किया जा चुका है। सो क्या ये सियासी इंतकाम है या ये हकाइक पर मबनी सब कुछ हो रहा है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। आज आप सबका दिन कैसा रहेगा, एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद होंगे। आखिर में पाकिस्तानी सिख शहरी का एक एजाज़ साबिक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए अक़लियती उमूर एंड मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब सरदार महेंद्र पाल सिंह को दुनिया की 100 बाअसर सिख शख्सियात में शामिल कर लिया गया है एंड ही इज़ गोइंग टू जॉइन अस इन टुडेज़ शो। इसी के साथ साथ हम अपने हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे और फुलबेरी जिस तरह से मैंने पहले भी डिस्कस किया, इसको हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली इसको बर्श भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है ल्यूकोडर्मा, मुख्तलिफ नामों से इसको जाना जाता है। बेसिकली इसको ऑटो इम्यून बीमारी भी कहा जाता है। इसके साथ साथ ये एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि प्रेवलेंट होता है और स्टार्ट तो इसका बड़े हमारी बॉडी के जो विजिबल पोर्शंस हैं, हमारा चेहरा हो गया, हमारे बाजू, हमारे हाथ, हमारे पाँव, इनसे होता है, लेकिन ये फिर फैलता चला जाता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक जितनी भी ज़िंदगी गुजारी है, मैंने इस तरह के पेशेंट्स तो बहुत देखे हैं, बट मैंने उनका ट्रीटमेंट कभी नहीं देखा। ये मैनेज हो सकती हैं चीज़ें, बट अगर ये कहा जाए कि ये फुलबेरी और इसके दाग ख़त्म हो जाएंगे, सो ऐसा जो है वो मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन अभी हम डॉक्टर साहब आज हमारे साथ हैं, पूछते हैं कि क्या कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं या नहीं। होती क्यों है, हमारी सबकी बॉडी के अंदर एक मेलानाइन एक पिगमेंट बेसिकली होता है जो हमारी स्किन के कलर को, अगर ये ज़्यादा होगा सो ये डार्कर टोन होगी हमारी स्किन की, कम होगा सो हमारी लेस डार्कर टोन होगी स्किन की। सो जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं फुलबेरी के, उनकी बॉडी के अंदर ये मेलानिन उनकी बॉडी के कुछ हिस्सों में बनता ही नहीं है, जिसकी वजह से उनके बॉडी के उस स्पेसिफिक पोर्शंस पर वाइट धब्बे होते हैं या अक्सर गुलाबी रंग के भी जो निशान है वो देखे जाते हैं। इसी को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर खावर हमें आज शो में ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जब हम फुलबेरी की बात करते हैं, होती क्यों है, किन लोगों में ज़्यादा होती है, अभी आजकल कितनी प्रेवलेंट है? थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और नाइस टू सी यू अगेन। और हमेशा अच्छा आपके साथ शो रहता है। फुलबेरी बहुत कॉमन बीमारी है, इसे हम विटिलाइगो, मेडिकल टर्म है इसकी, विटिलाइगो के नाम से जानते हैं, लिकोडर्मा भी कहते हैं, और फुलबेरी या बर्स उर्दू में कहते हैं। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, और ये हर स्किन टाइप में होती है, यानी ये कालों को भी हो सकती है, ये गोरों को भी हो सकती है, ये एशियन लोगों को भी हो सकती है, हर स्किन टाइप में हो सकती है। ये मर्दों और औरतों दोनों में तकरीबन एक ही तरह की होती है, यानी इसमें ये नहीं है कि मर्दों को ज़्यादा होती है, औरतों को ज़्यादा होती है, बच्चों को ज़्यादा होती है, ये किसी भी एज में हो जाती है। लेकिन मोस्टली जो पेशेंट हैं वो 20 साल से पहले उनको डेवलप होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब फुलबेरी की किस्में हैं, टाइप हैं इनकी, जैसे आपने डिस्कस भी किया कि ये फेस पे बनती है, हाथों पे, पाँव पे, तो इसके पैटर्न्स होते हैं, उस हवाले से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो जो भी फुलबेरी के लोग हैं, पेशेंट्स हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं, वो अगर इस पैटर्न को समझ लें तो उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। एक पैटर्न क्या है, जनरलाइज्ड विटिलाइगो, यानी पूरी बॉडी पे कहीं भी वाइट पैचेस बन सकते हैं। तो वो जिस्म का कोई भी हिस्सा हो सकता है, और मल्टीपल पैचेस जनरलाइज्ड विटिलाइगो के अंडर आते हैं। तो बाज़ पेशेंट्स होते हैं जिनकी जनरलाइज्ड विटिलाइगो होती है, यानी बॉडी में कहीं भी उनके ये पैचेस बन सकते हैं। फिर विटिलाइगो की एक किस्म वो है जिसे हम सेगमेंटल विटिलाइगो कहते हैं। सेगमेंटल विटिलाइगो वो होती है जिसमें बॉडी की एक साइड पे, एक हिस्से पे, एक साइड पे, वो राइट साइड है, वो लेफ़्ट साइड है, उस साइड पे उसके पैटर्न्स बन रहे होते हैं, वाइट पैचेस बन रहे होते हैं। ठीक तो है। ये सेगमेंटल विटिलाइगो, यानी कुछ लोगों को जिस्म के एक साइड पे होती है, वो राइट हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, कुछ लोगों को जनरलाइज्ड होती है, पूरी बॉडी पे पूरी body जगह पे जगह होती है। निशान। अच्छा, ठीक है। ये भी जो कहा जाता है कि जो हमारी बॉडी के विजिबल ऑर्गन्स होते हैं या पोर्शंस होते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, इज इट सो? जी, तो उसकी टाइप है, बेसिकली उस टाइप की तरफ भी आ रहे हैं। तो ये हमने भी 2 टाइप्स डिस्कस कर ली, एक पूरी Okay. बॉडी की है, एक साइड पे राइट या लेफ़्ट वाली है,
और एक फोकल है। फोकल का मतलब ये है कि कहीं भी एक दो पैचेस बन जाते हैं, ज़्यादा नहीं होते। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा एरियाज़ इन्वॉल्व नहीं होते, कहीं एक दो पैचेस छोटे छोटे बन गए बॉडी में, उसे हम फोकल कहते हैं। फिर एक टाइप होती है इसे हम एक्रोफेशियल कहते हैं। एक्रोफेशियल, एक्रो का मतलब ये है कि आपके पाँव, हाथ, और फेशियल फेस, यानी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनको कहीं पे नहीं होती, उनके हाथों पे होती है, पाँव पे होती है, फिंगर टिप्स पे होती है, और फेस पे होती है। और फेस पे भी टिपिकली आंखों के अराउंड होती है, लिप्स के अराउंड होती है, इन एरियाज़ में होती है। तो ये एक्रोफेशियल है, जो आप जो कह रही थी ना फेस पे और हाथों पे, तो ये एक ख़ास किस्म है। और इनके प्रोग्नोसिस के हवाले से जब बात करें तो वो हम बाद में आते हैं, लेकिन इसकी एक और टाइप है छोटी सी, जिसे हम मिकोजल विटिलाइगो कहते हैं, यानी जो स्किन के अलावा मिकोजा होते हैं, जैसे हमारे लिप्स हैं या प्राइवेट पार्ट्स हैं, उन एरियाज़ में भी आती है। तो इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ठीक है। अच्छा, इसका प्रोग्नोसिस यानी ये जल्दी बेहतर होगी या नहीं होगी, ट्रीटमेंट का इफेक्ट होगा या नहीं होगा, वो भी इनकी टाइप्स पे मैटर करता है। अच्छा, मैं एक यहाँ पर आपसे थोड़ा सा, आपने जिस तरह से इनकी मुख्तलिफ टाइप्स बताई, ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा ये होती क्यों है और किन लोगों में ज़्यादा होती है। ठीक, इसकी एग्जैक्ट रीज़न अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें नहीं पता। ये एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, यानी आपकी इम्यूनिटी के इश्यूज़ होते हैं, राइट। लेकिन इसमें जो प्रिवेलेंट है वो जेनेटिक्स हैं, आपके जीन्स में है। अगर आपकी फैमिली में है या आपकी यानी इमीडिएट फैमिली में नहीं भी है तो किसी भी नस्ल में चल रही होगी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं। आमतौर पे अगर फैमिली में अगर है किसी को तो फिर चांसेस हैं कि किसी न किसी मेंबर को लाजमी होगी, चांसेस हैं, राइट। और फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जब आप बड़े होते हैं, पैदाइशी आमतौर पे नहीं होती, किसी ना किसी उम्र के हिस्से पे जो स्टार्ट हो जाती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सो बेसिकली दे हैव टू डू विद दिस डिजीज। डेफिनेटली वो इसको एक्सपोज करने में या इसको बाहर निकालने में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स वही है, अगेन वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के इश्यूज़ हैं, आप स्ट्रेस में हो सकते हैं या कोई बीमारी है। आम तौर पे जिन लोगों को विटिलाइगो होता है उन लोगों को दूसरे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी होने के चांसेस होते हैं, उनको थायराइड के इश्यूज़ भी होने के चांसेस होते हैं, और भी ऑटोइम्यून प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन मेनली जेनेटिक्स हैं और फिर उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं और फैमिली हिस्ट्री वगैरह ये कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसमें ये कोई इन्फेक्शन नहीं है कि किसी से लग गई है। बाज़ लोग कहते हैं जी हम कहीं गए, वहाँ पे किसी को ये थी, उसके साथ खाना खा लिया, टॉवल शेयर कर लिया। ये कंटेजियस नहीं है, ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये हर इंसान की बॉडी के अंदर से निकलती है, उसका पर्सनल एक प्रॉब्लम है, ना वो किसी को दे सकता है ना कहीं से उसने ली है। वो जो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होगी, ये इसमें ऐसा नहीं है। और अगर आपके घर में किसी को है तो आप शेयरिंग कर सकते हैं। खाने की हो गई, टॉवल्स वगैरह, नेल कटर्स, यही चीज़ें होती हैं ना, इनकी शेयरिंग से ये बहरहाल नहीं फैलती। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कौन कौन सी सिचुएशंस में ये क्योरेबल है या मुकम्मल इसका ट्रीटमेंट हो जाता है? बिकॉज अभी तक मैंने जितने लोगों को देखा कभी ठीक नहीं होती, बल्कि होता क्या है कि अगर लिप्स के पास है ना तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं दोबारा मिली तो आंख के पास हो गई, फिर देखा जिसको मेरे ख्याल में आप मोस्ट लाइकली एक्रोफेशियल कह रहे थे, यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो फैलती चली जाती है, हालांकि ट्रीटमेंट भी हो रहा होता है। सो इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। अच्छा, इसको हम इस तरह लेंगे कि ये बीमारी ऐसी है कि जो ख़ुद ब खुद भी ठीक हो जाती है। हम पेशेंट्स देखते हैं जिनको ये मसला होता है, उन्होंने कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं ली, कुछ सालों में, कुछ अरसे के बाद वो ठीक हो जाते हैं। तो कुछ लोगों में अपने आप उनकी बॉडी खुद डिसाइड करती है, उनकी बॉडी के अपने फैक्टर्स इसको हील कर देते हैं। तो कुछ पेशेंट्स में ये अपने आप भी ठीक हो जाती है। कुछ पेशेंट्स चांसेस आर देयर कि इट इज़ क्वाइट वेरिएबल, हम कह नहीं सकते चांसेस। इज इट समथिंग कॉमन और रेयर? इट इज़ कॉमन आल्सो, लोगों की ठीक भी हो जाती है। अच्छा, फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हम जब ट्रीटमेंट देते हैं, जो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट होती है या सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है, उससे उनको बेनिफिट हो जाते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको ना तो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ना सर्जिकल ट्रीटमेंट हेल्प कर रही होती है, और हर तरह की वो ट्रीटमेंट आजमा चुके होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, स्टिल उनकी स्प्रेड हो रही होती है। तो इट इज़ क्वाइट वेरिएबल, हम कमेंट नहीं कर सकते कि ये क्योर होगी या नहीं होगी। लेकिन टिल डेट कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट ऐसी नहीं है कि हम कह सकें कि इससे इसका क्योर हो जाएगा। हम मैनेज कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, इम्प्रूव कर रहे होते हैं। 100% खत्म नहीं होता, वो आपकी अपनी बॉडी का रिस्पांस है, और अगर वो रिस्पांस, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, वो हो जाएगा। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है अली असगर, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर खावर से? आई रिक्वेस्ट यू अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा आहिस्ता करते हैं। पूछना है कि मेरी ना, जी ठीक है मैं करता हूँ, 1 सेकंड। बात ये कि ना मेरी बीवी के चेहरे पे छाइयाँ हैं, ठीक है, मैंने बहुत सारे इलाज।
अच्छा, मेरे ख्याल में इनका हमारे टॉपिक से रिलेटेड सवाल नहीं था, बट छाइयाँ हैं तो क्विकली बता दें। छाइयाँ जो हैं वो कॉमन प्रॉब्लम है ख़वातीन में, बहुत कॉमनली हम देखते हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी के बाद देखते हैं। हमारे यहाँ वाइटनिंग क्रीम, मिक्स फार्मूला क्रीम यूज़ करने के बाद भी ख़वातीन में हो जाती हैं। छाइयाँ भी वो प्रॉब्लम है जिसको हम बेहतर या इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे पास क्योर नहीं है। तो मेडिसन जो भी इसकी ट्रीटमेंट होती है वो लेने से काफ़ी बेहतर या इम्प्रूव हो जाता है। कुछ लोगों का बेहतर भी हो जाता है, लेकिन जनरली क्योर हमारे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन 100% इम्प्रूव हो क्योर नहीं है, जाता है। बट आप इसको मैनेज कर सकते हैं। लाइट हो स्पेशली सकता है, बेहतर डाइट हो का सकता तो बहुत ज़्यादा मेजर रोल है ना। तो डाइट जिस इंसान की अच्छी होगी तो वो तो फिर आपकी स्किन फ्लॉलेस भी होगी, अच्छी भी होती रहेगी। एनी हाउ, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो आपने कहा कि ये बॉडी का अपना रिस्पॉन्स है जिससे ठीक हो सकता है, कुछ केसेस में नहीं भी होता। अच्छा, मैंने ये सुना, मुझे भी थोड़ा सा इस पर गाइड कर दें कि बहुत से ऐसे पेशेंट्स को कहा जाता है जो फुलबेरी के होते हैं कि उनको टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये इसमें कितनी हकीकत है, या टमाटर के अलावा और कौन कौन से फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए और कौन से ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल जारी रखना चाहिए? देखिए, ये तो आ जाती हैं अगेन फिर मिसअंडरस्टैंडिंग या मिथ्स। तो जब हम साइंटिफिकली बात कर रहे होते हैं तो उसमें फिर हम वो चीज़ डिस्कस करते हैं जो एविडेंस बेस्ड हो, जिसका डाटा हो। ठीक है। तो ये वो बीमारी है जिसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जिसकी अच्छी ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं है। तो फिर इस बीमारी में तरह तरह की मिथ्स हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती हैं। तो जैसे आपने फूड की बात की, फूड का जनरली इसमें कोई रोल नहीं है, टमाटर का भी कोई नहीं है? रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है, जनरली एविडेंस बेस्ड नहीं है। लोग विटामिन सी का भी कहते हैं, टमाटर का भी कहते हैं, बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है। बल्कि आपको हेल्दी जो है ना डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, हर तरह की अच्छी डाइट लेनी बिल्कुल चाहिए। ठीक। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम अजमत अली। अस्सलाम वालेकुम अजमत वालेकुम। जी, आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? सवाल ये हाथों पर ही फुलकी है और पाँव पे फुलबेरी है, ठीक है ना। फिर की इस्तेमाल करनी चाहिए जी, ये कोई जब चेहरे पर नहीं है, जो पाँव पर है और हाथों पर है। कब से है? हेलो जी जी, मैंने कहा कब से है आपको ये इशू? मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप कॉल करते हैं ना तो टीवी का वॉल्यूम जो है ना वो थोड़ा स्लो ही रखा करें, फिर हमें सुनने में प्रॉब्लम होती है। बट बहरहाल इनको हाथों और पाँव पर ये प्रॉब्लम है, अभी इनको क्या करना चाहिए? जो हाथों और पाँवों की फुलबेरी होती है, एक्रोफेशियल जिसको आप एक्रोफेशियल कह जिसे रहे हम थे। कहते हैं, इनका फेस इन्वॉल्व नहीं है तो अच्छी बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो फुलबेरी की किस्म है जिसमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। एक्रोफेशियल वो विटिलाइगो की फॉर्म है जिसमें मेडिसिन से भी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं होती, किसी हद तक होती है लेकिन अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं है। जो जनरलाइज्ड विटिलाइगो है जिसमें सारी बॉडी में होती है उसमें भी अच्छा रिस्पांस नहीं आता। जनरली मेडिसिन हेल्प करती है लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आता, और एक्रोफेशियल में भी नहीं आता। लेकिन डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। जो मेडिसिन इसमें हम यूज़ कराते हैं वो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट करती है, यानी आपके जो पैचेज़ हैं वो बेहतर हो सकते हैं, उनकी रीपिगमेंटेशन हो ये सकती भी है। बात है कि स्प्रेड ना हो, मजीद स्प्रेड ना हो। डेफिनेटली वो कंट्रोल कर रही होती है। तो मेडिसिन का फ़ायदा ज़रूर है कि आपके वो स्प्रेड नहीं होंगे, बेहतर हो जाएंगे, इंप्रूवमेंट्स आने के चांसेस हैं, नुकसान नहीं है, और फ़ायदा ही है मेडिसिन आपको आपको। आपका फिजिशियन ही रिकमेंड डेफिनेटली करेगा। इसमें अच्छा, कोई ऐसे स्पेसिफिक विटामिन्स जिसका इस्तेमाल हर तरह के ऐसे पेशेंट को, विटिलाइगो के पेशेंट को करना चाहिए? देखिए अगेन इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि फूड का डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इसमें ट्रीटमेंट में रोल नहीं है, लेकिन हेल्दी फूड और स्पेशली विटामिन डी का और विटामिन ई का हम इसमें कहते हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर कर रहे होते हैं। विटामिन डी का इंटेक करें ज़्यादा और विटामिन ई का इंटेक अच्छा, ज़्यादा मैंने बहुत से करें। लोग ऐसे देखे, और हमारे यहाँ पर ना अक्सर जब हम लाहौर में स्पेशली ये मैंने तो बहुत देखे कि रक्षों के पीछे ना अक्सर एक कोई ना कोई इश्तिहार लगा होता है कि फुलबेरी का यकीनी तौर पर इलाज, दीवारों पर लिखा होता है कि फुलबेरी का यकीनी तौर पर इलाज, 100% शर्तिया इलाज। तो मैं अपने देखने वालों को ये कहना चाहूँगी कि इन चीज़ों के पीछे मत जाएँ, बिकॉज आप हमारी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा थी, उनकी बेटी को आज तक है, अब आप देखें कि वो लोग कितने अमीर और कितना अफोर्ड कर सकते हैं। और उन्होंने मैंने एक दफ़ा एक ख़बर पढ़ी कि वो हमेशा बड़ी कॉन्शियस रहती थी अपनी बेटी के बारे में, और कौन सा इलाज उन्होंने नहीं करवाया, लेकिन आप वो देख लें आज के दिन तक वो वैसे ही है। सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वो लोग इतने अमीर और सब कुछ अफोर्ड करते हुए भी अगर उनका ट्रीट नहीं हुआ ना, तो हमारे भी लोगों को ना ये देखना चाहिए कि ये इसको आप मैनेज कर सकते हैं, बट अगर आप इस तरह से पैसे वेस्ट करेंगे ना तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बट हमारे साथ एक और कॉलर अभी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नदीम, आप क्या डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम।
सबसे पहले आप अपना टीवी का वॉल्यूम प्लीज आहिस्ता करें, फिर आप अपना सवाल करें। ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम। जी जी पूछे सवाल। मेरी वाइफ है जी फुलबेरी है उसको जी जी 10 साल से, सही। तो अभी इसका हम क्या करें? अच्छा, आप पहले कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, और ये भी बताएं कि फुल बेरी जो है वो जिस्म के किन हिस्सों पर है? एक हिस्से पर है, हाथों पे है, पाँव पर है, किस आपकी पर है? आवाज नहीं आ रही है। फुल बेरी जो है वो जिस्म के किन हिस्सों पर है? एक साइड पर हेलो? है, हाथों। अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे यही पूछ रही थी कि फुलबेरी जिस्म के किन हिस्सों पर है। आपने आवाज नहीं अपने टीवी की आहिस्ता की, चलें ठीक है। इस तरह से फिर हमें भी प्रॉब्लम होती है। थैंक यू सो मच नदीम, लेकिन इस तरह से व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि टीवी के वॉल्यूम प्लीज़ आहिस्ता रख कर बात करें। आप बाद में भी सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ सुन सकते हैं। बट डॉक्टर साहब, अगर किसी खातून जिस तरह से इनकी वाइफ को है फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स, सो अगेन क्या सजेशन होगी? मेरे ख्याल में वो बात तो यही है कि इट्स मैनेजेबल। एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ। 10 साल से अगर किसी को है तो डेफिनेटली उसके कुछ पैचेस जो हैं वो वक्त के साथ साथ शायद बड़े भी हों या बेहतर भी हुए हों। तो अगर किसी पेशेंट का कोई एक वाइट पैच बेहतर हो गया है दवाई से या दवाई के बगैर, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। तो जो विटिलाइगो के पेशेंट हैं, अगर कहीं भी जिस्म में कोई एक पैच उनका इम्प्रूव हो गया विदाउट मेडिसिन या विद मेडिसिन, तो ये एक अच्छी और पॉजिटिव सिम्टम है और उनको होप है होनी चाहिए कि उनका बेहतर हो सकता है। क्योंकि कुछ पेशेंट होते हैं उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन जिन पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट आ जाती है, और 10 साल इज़ लंबा अरसा, अगर किसी को कभी भी बेहतरी आई है तो फ्यूचर में चांसेस हैं कि वो रिकवर हो जाएंगे या इम्प्रूव हो जाएंगे। अच्छा, आपने कहा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसके अलावा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर स्पेशली ख़वातीन बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब किस्म की रंग गोरा करने के लिए ना वो मेडिसन्स लगाती हैं, और यहाँ क्रीम्स जो हैं जो बड़े लोकल फार्मूलाज के साथ तैयार की जाती हैं रंग गोरा करने की, इनका भी अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो कोई रोल होता है? अच्छा, ये बॉडी के अंदर से ये एक रिस्पॉन्स बेसिकली ये तो आपके जो पिगमेंट बनाने वाले सेल हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये इनर आपकी जेनेटिक्स है। जो आपने वाइटनिंग क्रीम या मिक्सचर फार्मूला या केमिकल वाली स्टीरॉयड मरकरी वाली क्रीमों का जिक्र किया है, ये पिगमेंट को कम कर सकती हैं, ख़त्म नहीं कर सकती। राइट, जनरली जो हम यूज़ करते हैं। इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रिवेंशन जो हम अगर सब फॉलो करें सो एटलीस्ट हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं? देखें, प्रिवेंशन है इसकी? देखिए कोई जेनेटिक्स पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो अल्लाह ताला ने आपकी जीन्स बना दिए। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या है, ये ऑटो इम्यूनिटी के इश्यूज़ हैं ना, आपकी इम्यूनिटी ख़राब हो रही है समहाउ, तो आप अपनी डाइट को बेहतर करें। स्ट्रेस जो है वो किसी भी किस्म का स्ट्रेस, इस बीमारी का स्ट्रेस, क्योंकि ये बीमारी भी स्ट्रेस देती है, अगर किसी के फेस पे आ जाती है तो वो परेशान हो जाते हैं, लोग भी बात करते हैं। लेकिन ये पेशेंट्स को अपने जहन में बिठाना है कि अगर वो स्ट्रेस लेंगे तो उनकी बीमारी बढ़ सकती है, स्ट्रेस नहीं लेना। अच्छा, एक आखिरी सवाल और उसके बाद फिर हमने इस सेगमेंट को वाइंड अप करना है। हमारे यहाँ पर आजकल डर्मेटोलॉजी की भी 2 टाइप्स हैं ना, एक तो आपकी बीमारियाँ हो गई और एक आपकी अब वो आ गई है एस्थेटिक या कॉस्मेटोलॉजी आ गई है, जिसमें आप हसीन दिख सकते हैं और सर्जरीज करवा सकते हैं। इस तरह वो डायरेक्टली कोई ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। आपने जिस तरह से कहा मेडिसिन से इसको बहरहाल कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कोई सर्जरीज ऐसी हैं जो कोई भी बंदा करवा के और वो अफोर्ड भी कर सकता है, सो इसको जो है वो ख़त्म कर ले? कोई ऐसा ट्रीटमेंट सर्जरीज में है या नहीं? देखिए, उसमें सर्जरी में भी ऑप्शंस हैं। उसमें सर्जरीज हैं, सर्जरी में भी ऑप्शंस होती हैं। वो बेसिकली स्किन ग्राफ्टिंग कर दी जाती है, यानी यहाँ पे स्किन का पिगमेंट है, उस स्किन को उठा के वहाँ पे लगा दिया, या यहाँ पे स्किन का पिगमेंट है, वहाँ से छोटे छोटे पंच हम बायोप्सी कहते हैं, वो उठा के वहाँ पे लगा देते हैं। पिगमेंट बनाने वाले सेल जब हम वाइट एरिया में लगाते हैं तो वो पिगमेंट बनाते हैं, तो नियर बाई एरियाज़ में भी वो पिगमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह का है। इसके अलावा सर्जरी तो नहीं हम कहेंगे, उसमें फिर कैमोफ्लेज आ जाता है, माइक्रो पिगमेंटेशन या टैटूइंग की जा सकती है वहाँ पे ना, कि यानी कलर दे दिया जाए टैटू के जरिए या माइक्रो पिगमेंटेशन के जरिए। लोग करवाते हैं, बिल्कुल करवाते हैं। और ये रीजनेबल है या? जी रीजनेबल है, लेकिन अगेन इसमें हमें जहन में यही रखना है कि हमने अगर 1 सेंटीमीटर का पैच है उसको हमने कवर कर दिया, अब 1 साल के बाद अगर वो स्प्रेड हो जाता है 2 सेंटीमीटर बन जाता है तो एक नया पैच आ जाएगा। पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है? अभी ये देखें, जो बहुत सी ख़वातीन या मर्द हैं शादी के बाद हुआ तो चलें वो आपका कोई बात नहीं,
बट हमारे यहाँ पर बहुत सी लड़कियों को, स्पेशली व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मैं देखती थी मेरे साथ 2-3 लड़कियाँ हमारे साथ पढ़ती थी, उनको ये प्रॉब्लम था। कुछ मेरी जूनियर्स थी, कुछ मेरी फेलोज थी। सो उनके साथ जब ये प्रॉब्लम था, तो अभी देखें अनमैरिड है, हमारे यहाँ पर तो वैसे ही रिश्तों वगैरह के इतने प्रॉब्लम है, और ये हमारी सोसाइटी का एक डायलेमा है। बल्कि शायद ऑल ओवर द वर्ल्ड इन चीज़ों को बड़ा आउटर ब्यूटी को प्रेफर किया जाता है। अब जहाँ पर जिसका शादी से पहले प्रॉब्लम आ गया, सो वो एक प्रॉब्लम तो आ गई और वो स्ट्रेस भी बन गया। तो इसीलिए दैट इज़ व्हाई आई वाज आस्किंग यू कि क्या कोई लेकिन अगेन वो भी जो है 100% प्रॉमिसिंग नहीं है। आप कितने एरिया पे सर्जरी कर सकते हैं, कितने एरिया पे, और वो सर्जरी के रिजल्ट्स भी वेरिएबल हैं। लेकिन वही टेम्परेरी इसमें जो हेल्प हो सकती है वो है कि आप बेस लगा लें, कैमोफ्लेज कर लें, कंसीलर लगा लें, फाउंडेशन लगा लें। अगर आपका कोई भी निशान जो है वो बन रहा है, हमारे यहाँ लोग जो है ना उसको ईजी भी ले रहे हैं। डेफिनेटली मेडिसिन हेल्प करती है। मेडिसिन जैसे आपने कहा इसके स्प्रेड को बेहतर कर सकती है, इसको क्योर कर सकती है कुछ लोगों में। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर खबर, हमारे साथ आज शो का हिस्सा थे। एंटी करप्शन का देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 20 के करीब ऐसे रहनुमा है जिनके खिलाफ इंक्वायरियों का आगाज़ कर दिया गया है। बहुत से रहनुमा ऐसे हैं जिनके खिलाफ अभी होना बाकी है। और शेख रशीद साहब की हम बात करें, फ़राह गोगी साहिबा की बात करें, जिनकी इंक्वायरीज़ को क्लोज़ किया जा चुका था, उनकी भी इंक्वायरियाँ जो हैं उनको रीओपन किया जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि फ़राह गोगी साहिबा को वापस पाकिस्तान लाने के लिए एक ये भी बात कही जा रही है कि इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा। बहरहाल इस तरह के मामलात हमने पहले भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने टेन्योर में नून लीग के कुछ रहनुमाओं के लिए किए, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि एंटरटेन किया जाए इस तरह के मामलात को दूसरे मुल्क से, क्योंकि ये सियासी नौयत के बेसिकली तब भी ये कहा गया था मामलात हैं और इंटरपोल ऐसे मामलात में इंटरफेयर नहीं करता। बट बहरहाल इसी पर हम डिस्कशन करेंगे कि जो महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाइयाँ हैं, कार्रवाइयों में तेज़ी आई है, ये हकाइक पर मबनी है, करप्शन वाकई एग्जिस्ट करती है नहीं करती, या ये बहरहाल सियासी इंतकाम है। इस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वकास गौरी हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच वकास। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि पिछले 2 माह के दौरान कौन कौन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जिनके खिलाफ महकमा एंटी करप्शन जो है उसकी इंक्वायरियाँ तेज़ हुई हैं। अच्छा रोमा, सबसे पहले तो आपने ये जो बात की है कि हमारे यहाँ करप्शन है, ये सारे जो केसेस हैं ये इंतकामी हैं, तो करप्शन हमारे यहाँ है। करप्ट अनासिर भी हैं, उनके खिलाफ केसेस भी बनते हैं, लेकिन चूँकि जैसे ही हुकूमत बदलती है तो बदकिस्मती से हम एक सियासी इंतकाम की जो रविश है उस पर चलना शुरू हो जाते हैं। जो असल करप्ट अनासिर हैं वो भी उसकी आड़ में बच जाते हैं। अब अगर बात की जाए आखिरी 2 माह की, तो चूँकि हुकूमत बदली है, पंजाब में चौधरी परवेज़ लाई साहब की हुकूमत जाने के बाद एक निगरान सेटअप आया है, तो तहरीक इंसाफ की मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि तकरीबन सारे जो रहनुमा हैं, कोई एक आध खुशकिस्मती से अभी उसका नंबर नहीं लगा, लेकिन सारे जो रहनुमा उनके केसेस जो हैं वो एंटी करप्शन में खुल चुके हैं, नोटिस भी जारी हो चुके हैं, गिरफ्तारियों की कोशिशें भी हो रही हैं। महकमा एंटी करप्शन किसके हिमा पर इंक्वायरियों का आगाज़ कर रहा है? अच्छा, ये बड़ा एक वाज़ेह सवाल है, लेकिन चूँकि हम एविडेंस बेस पे बात करते हैं तो उनके बकौल तो उनके पास करप्शन के सबूत हैं, और उनकी जो सोर्स रिपोर्ट है या कोई दरख्वास्त गुजार या कोई कंप्लेनेंट जाके दरख्वास्त करता है कि इस महकमे में करप्शन हो रही है, तो फिर वो एंटी करप्शन जो है वो कार्रवाई करता है। लेकिन ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, और हमारे साफ़ी भाई और बाखबर लोग भी जानते हैं कि एंटी करप्शन जो है वो हुकूमत का मूड देख कर जो है वो कार्रवाई करता है। ये हमारी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में जब भी हालात बेहतर होने लगे, जिसकी हुकूमत होती है उसके खिलाफ तो केसेस सिमटना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो ओपोनेंट्स होते हैं, जो अपोजिशन के लोग होते हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरियां भी लगती हैं, उनमें नैब में भी केसेस बनते हैं। इसी तरह का तहरीक इंसाफ ने रवैया रखा था, बेशक अगर वो हकाइक पर भी मबनी हो, लेकिन वो PMLN या दूसरी सियासी जमातों के साथ रखा था। लेकिन अब हम ये देख लें कि इनकी हुकूमत है, सो हमारे यहाँ बेसिकली सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। अभी अगर दोबारा इमरान खान साहब आएंगे, सो ये भी एक हमारा डायलेमा है कि चाहे ये हकाइक पर मबनी चीज़ें होंगी, ये क्लोज हो जाएंगी। अच्छा, इसके साथ साथ शेख रशीद साहब और फ़राह गोगी साहिबा, फ़राह खान कह लें, उनके खिलाफ भी इंक्वायरियाँ रीओपन हो रही हैं। इस हवाले से हमें बताएं, बंद क्यों हुई, अभी रीओपन हो रही है? है वो फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन में एक उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने 60 करोड़ की अराजी जो है वो 8 करोड़ 30 लाख में ख़रीदी, यानी सस्ते दामों उन्होंने ज़मीन ख़रीदी, एक जाली कंपनी भी रजिस्टर्ड करवाई जिससे फ़ायदा उठाया,
उसकी जो इंक्वायरी की गई, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो उन्होंने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये इल्ज़ाम जो हैं वो साबित नहीं हुए, अब हुकूमत चेंज है तो एंटी करप्शन इस बात पर गौर कर रही है कि इस जो इंक्वायरी को रीओपन किया जाए, लेकिन उस पर कदगन ये है कि इसको रीओपन करने के लिए अदालत से इजाज़तनामा दरकार है, क्योंकि इंक्वायरी बंद हो चुकी है। इस तरह शेख रशीद साहब का भी एक केस था, उन्होंने भी एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में कोई प्लाट की खरीदो फरोख्त की थी, उनको भी रिलीफ मिला था। अब उनकी इंक्वायरी भी वापस खोले जाने की कोशिश की जा रही है। एक तो फराह गोगी साहिबा पर यह भी इल्ज़ाम है ना कि उन्होंने अफसरान के तबादलों से भी रिश्वत ली, पंजाब की अगर हम बात करें। अच्छा, ये खबर अभी वैसे ब्रेक नहीं हुई, लेकिन आप माशाल्लाह बाखबर हैं। एंटी करप्शन में इस हवाले से भी एक इंक्वायरी अभी जारी है, अभी उसको मीडिया को नहीं खबर जारी की गई कि जितने डीसीज अफसरान जो है वो एक कैंप ऑफिस जो था वो उस्मान बुज़दार के दौर में वज़ीर आला हाउस में था, उसमें जो पैसे दे देकर जो भर्ती हुए हैं, उस हवाले से भी एक इंक्वायरी, बहुत बड़ी इंक्वायरी जो है वो फराह गोगी के खिलाफ की जा रही है, एविडेंस इकट्ठे की जा रही है। और यहाँ मैं आपको खबर दूँ कि उन जो अफसरान हैं उनके बयानात भी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं एंटी करप्शन में, और अनकरीब जो है आप इस हवाले से कोई ना कोई बड़ी जो डेवलपमेंट है वो भी देखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ चलें, फराह गोगी साहिबा, शेख रशीद साहब, कौन कौन से रहनुमा हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरियों का आगाज़ हो चुका है, नोटिस जा चुके हैं, नोटिस जाने के बाद अगला स्टेप क्या होगा ये भी बता दें, और कौन कौन से रहनुमा ऐसे हैं जिनकी इंक्वायरियाँ ओपन हो जाएंगी कुछ अरसे में, मजीद? अच्छा, जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है कि कौन कौन से रहनुमाओं को नोटिस जा चुके हैं, तो उसमें तो आप गिनती जाएँ, मेरे साथ चौधरी परवेज़ इलाही को नोटिस जा चुका है, उनकी गिरफ़्तारी की भी कोशिश हुई है। शेख उसको मुराद रास जो हैं उनको, शाह महमूद कुरैशी का भी एक फ्रंटमैन जो है वो गिरफ़्तार किया जा चुका है। इसी तरह मियाँ महमूदुर रशीद जो समीउल्लाह चौधरी हैं साबिक सूबाई वज़ीर, उनको ख़याल अहमद कास्तरू, उनको यानी कि कोई रहनुमा, जरताज गुल जो वज़ीर मौसमियात थी और जो जिनके काफ़ी मेम भी बनते थे मौसमियात के ऊपर, उनको भी, उनके हस्बैंड को भी, उनका जो खामंद है उसको भी नोटिस जारी किया जा चुका है। गुल पर क्या इल्ज़ाम है? उन पर भी यही इल्ज़ाम है, ज़्यादातर ये इल्ज़ाम है कि जो उन्होंने अपने हलकों में मुख्तलिफ जो ठेके हैं उसकी मद में जो है वो करप्शन, ये इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। इसी तरह उस्मान डार जो हैं, डार बरादरान सियालकोट के, उस्मान डार जो हैं वो, महद अजहर, इन सब को, और नोटिस का इनका तरीक़ेकार ये होता है कि 3 नोटिस जारी किए जाते हैं, और उसके बाद अगर ये मुतमिन ना हो तो फिर उस इंक्वायरी को जो है वो FIR में बदल दिया जाता है। अब इसमें भी एक मज़ेदार बात यह है कि हो सकता है कि आपको नोटिस जारी किए जाएँ और आप खामोशी से वो नोटिस की तामील करवा ली जाए और आप पेश ना हो, तो फिर किसी भी वक्त रात के 2 बजे भी उस पर FIR दर्ज करके आपके घर के बाहर एंटी करप्शन खड़ी हो सकती है। 3 नोटिस हो जाएंगे अगर आप पेश ना हुए। हाँ, फिर उनकी सवाबदीद है कि वो किसी भी दिन, छुट्टी वाले दिन आप पे मुकदमा दर्ज कर लें। 3 नोटिस आएंगे किसी भी रहनुमा के पास या कोई भी जो इन्वॉल्व होता है, वो एक रिक्वायरमेंट है, 3 नोटिस जारी किए जाते हैं। लेकिन इसमें भी आपको पता है कि मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ेकार है, जुगाड़ भी लगाया जा सकता है कि वो बारों बार नोटिस जो है वो सर्व कर दिया जाए और कह दिया जाए हमने भिजवा दिया, और जो पार्टी है दूसरी उसको मिले ही ना। तो ये कुछ ऐसे हैं टैक्स के जिनके थ्रू, वरना नॉर्मली यही होता है कि अगर आप पेश 3 नोटिस पे ना हो, महकमा एंटी करप्शन और जस्टिफाई सिचुएशन ना कर सकें, और पहली बात है आप पेश ही ना हो तो फिर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं आपको एक जो आपसे आपने सवाल किया है, इसका तरीक़ेकार ये है कि अब जैसे चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी की कोशिश की गई तो उनको ये इल्म ही नहीं था कि उनके खिलाफ मुकदमा कौन सा दर्ज है। मुकदमा जो है वो खुफिया तौर पर भी दर्ज कर दिया जाता है, क्योंकि अगर मुकदमे की FIR मिल जाए जो नामजद मुल्जिम है तो वो फिर जमानत की कार्रवाई शुरू कर सकता है। वो तो ऑलरेडी उनके पास प्रोटेक्टिव बेल थी। एक केस नहीं है चौधरी परवेज़ इलाही का जिसमें गिरफ्तारी के लिए टीम गई थी, उनका चौधरी साहब को इल्म नहीं था, और अभी भी कई मुकदमा दर्ज हैं चौधरी परवेज़ इलाही और अहम शख्सियात के खिलाफ जिसके ऊपर कार्रवाई किसी भी वक्त की जा सकती है। अच्छा, एक ये चीज़ जब हम बात करते हैं, जिस तरह इमरान खान के खिलाफ भी बहुत से ऐसे केसेस हैं, करप्शन का हो गया, इसके अलावा कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम, जलाओ घेराव, तो ये तो हैं बेसिकली वो मुकदमात या वो इशूज़ जो हैं, इन पर कितनी सज़ा हो जाएगी? 3 साल 4 साल जुर्माने हो जाते हैं, या कभी ऐसे भी होता है दोनों। जो प्रॉब्लमेटिक केसेस हैं जिन पर वो भी हो सकता है कि आप नाअहल भी हो सकते हैं, वो उनका टेरियन वाइट का केस है, तोशाखाना का केस है, ममनुआ फंडिंग केस है। मैं यही इस हवाले से जानना चाह रही हूँ, जो महकमा एंटी करप्शन में इस वक्त इंक्वायरियों का आगाज़ हुआ है, उसमें केसेस की नौयत
और कौन सा केस सबसे ज़्यादा आप कह लें कि प्रॉब्लम किसी रहनुमा के लिए क्रिएट कर सकता है, और मैक्सिमम सज़ा क्या हो सकती है? अच्छा, मैं आपको एंटी करप्शन का कन्विक्शन रेट बताऊं अगर, तो वो 0.10 है। अच्छा। तो एंटी करप्शन का जो कन्विक्शन रेट है वो बल्कि बाज़ तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 0.01 है। तो सज़ा तो इसमें कोई भी नहीं है, कोई ऐसी रेशो है ही नहीं कि ये कोई इतनी सख्त सज़ाएं नहीं सख्त सज़ाएं है ही नहीं। ये एक पॉलिटिकली एक एक्टिविटीज़ हैं कि आप किसी रहनुमा को गिरफ्तार करें, उसको 4 दिन जेल में रखें और फिर वो ज़मानत करवा ले, इवन के सबूत भी हों। अगेन वही बात है ना कि ये इतनी वो उस नौयत के सख्त नौयत के केसेस नहीं है, इनकी सज़ाएं उस तरह से अगर नहीं, केसेस सख्त नौयत के भी हों, सबूत हों भी, लेकिन हमारा एक सिस्टम ऐसा बन चुका है कि अगर आप किसी भी शख्सियत पे एंटी करप्शन हाथ डालेगी, उसको अदालत से बेल भी मिल जाएगी, और जो आम मुल्जिम है वो भी उसमें फ्लॉस ढूंढ के FIR में और अपनी सफाई में जो है वो मुख्तलिफ उनको चीज़ें मिल जाती हैं, तो कन्विक्शन अच्छा, रेट एक भी और मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाह रही हूँ, उसके बाद फिर हमने ब्रेक शामिल करनी है। PMLN या इस वक्त जो हमारी ये PDM मतलब 11 जमातों का मजमुआ है, इंक्लूडिंग द पीपल्स पार्टी 12 हो गई, इनके भी किसी रहनुमाओं के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन अभी कोई इंक्वायरियाँ वगैरह कर रहा है या अब नहीं कर रहा क्योंकि उनका राज है, उनकी मौज मस्ती है, ये अच्छा, बता दें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से रहनुमा हैं जो कि एंटी करप्शन के रडार पर आने वाले हैं? ये तो है ना जो आ चुके हैं। अच्छा, अब पहले मैं आपको PMLN का बताऊं कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो इसी शिद्दत के साथ उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए जा रहे थे एंटी करप्शन में। बड़ा मशहूर मुकदमा था राना सनाउल्लाह का, उसमें उनको क्लीन चिट मिल गई है। और एक वहाँ पे और रहनुमाया तहरीक मुस्लिम लीग नून के मियाँ जवेद लतीफ़, उनके ख़िलाफ़ भी केसेस हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ ऐसे एविडेंस हैं कि उन्हें क्लीन चिट नहीं मिल सकती, तो वो केस जो है वो इस वक्त सर्द खाने में है, उस पर कोई जो कार्रवाई नहीं हो रही। और मज़ीद जो रहनुमा हैं जिनके ख़िलाफ़ केस खुलने जा रहे हैं, तो 90% तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ केसेस जो हैं वो रीओपन हो चुके हैं। पीछे अब एक इमरान खान ही बचे हैं, वो तो ऑलरेडी बड़ा वो ऑलरेडी उनके खिलाफ बड़े केसेस हैं, तो उनके खिलाफ, और फराह गोगी जो है उनके खिलाफ मजबूत अच्छा जो है एक हाँ यहाँ पे एक इंटरपोल के जरिए अगर देखें ना कि अगर फराह गोगी साहिबा अभी तो शी इज़ ऑल सेफ, अभी तो रीओपन होती है नहीं होती, अगर हो गई इंटरपोल से रब्ता करें तो ये तो अब दूसरे मुल्क की सवाबदीद है ना कि वो आपकी इस दरख्वास्त को एंटरटेन करे या ना करे। एंटरटेन कर दी और इंटरपोल ने बाकायदा तौर पर कोलैबोरेट किया, हेल्प आउट किया यहाँ पर पाकिस्तानी हुकूमत को या जो भी महकमा इन्वॉल्व उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, तो फिर तो उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं, वरना तो आप देखें कि वो अभी तो कुछ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, FIA ने रब्ता किया इंटरपोल से फराह गोगी की गिरफ्तारी के लिए, लेकिन अगेन वही कि जब जो हमने माजी की मिसालें देखी हैं, इस तरह जितनी भी चीज़ें की गई हैं उनका कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। और ये भी अच्छा, जो केसेस हैं क्विकली इसमें भी बिकॉज यही हमें मामला है। ब्रेक का कहा जा रहा है, सिर्फ 5 सेकंड्स आपके पास हैं। आने वाले इंतखाबात वो भले अभी एक ही दिन होते हैं, जब भी तारीख आएगी इन इंक्वायरियों का असर जो है वो इंतखाबात पर होगा? पाकिस्तान बिल्कुल, इन तहरीक इंसाफ इंक्वायरियों का असर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है उसको मज़ीद फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है और उनको मिल भी रहा है। जैसे चौधरी परवेज़ लाई की गिरफ्तारी की नाकाम कोशिश की गई, उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी की भी नाकाम कोशिश की जाए, तो इनका जो पॉलिटिकल ग्राफ है वो मेरे ख्याल में हाई हुआ है इन कार्रवाइयों। अच्छा, आपको लगता है ये हीरोज बन गए हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये हीरोज बनाया। अच्छा, नॉर्मली तो ये होता है ना कि आवाम को पता लगे करप्शन हमारे रहनुमाओं ने इतनी किया तो वो ग्राफ गिरना चाहिए। हमारे यहाँ पर गंगा जैब उल्टी बहती नहीं, है। हमारे यहाँ जब कोई गिरफ्तार होता है तो सबसे पहले विक्ट्री का निशान बनाते हैं और 4 दिन बाद और वो बाहर हीरो आता है। बन जाता है। थैंक यू सो मच वकास गौरी हमारे साथ शो का हिस्सा थे। अभी हम शो में एक ब्रेक